तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जैसे कि उड़ीसा सरकार ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लेते हुए कहा है कि सरकार के बंधन से जगन्नाथपुरी मंदिर जो है वो अब मुक्त हो चुका है। तो दोस्तों जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ आर्टिकल है, तो सरकार ने किया क्या है, सरकार ने 1954 के जगन्नाथ टेम्पल एक्ट में अमेंड करके अब जो सारे राइट्स जो पहले सरकार के पास थे कि उसकी ज़मीन के साथ क्या करना है, उसकी ज़मीन को बेचना है या फिर लीज पे देना है, वो सारे अधिकार पहले सरकार के पास थे। अब वो अधिकार अपने से सरकार ने ट्रांसफ़र करके जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिए। तो दोस्तों जानेंगे इस पूरे मामले के बारे में। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी में। अब दोस्तों आपके मन में प्रश्न होगा कि जगन्नाथ टेम्पल एक्ट में जो अमेंडमेंट किया वो है क्या। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि उड़ीसा गवर्नमेंट का, उड़ीसा का स्टेट कैबिनेट का ये हिस्टोरिकल डिसीजन माना जा रहा है, जो कि वेडनेसडे को आता है, जो कि अप्रूव करता है जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1954 में अमेंडमेंट को अप्रूव करता है। और वो सिंप्लीफाई क्या करता है, सिंप्लीफाई एक इशू को सिंप्लीफाई करता है वो, जो कि लैंड ओनरशिप का इशू होता है। अब दोस्तों आपके मन में प्रश्न होगा कि इससे होगा क्या। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक जो लैंड ओनरशिप थी वो उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट के पास थी जगन्नाथ टेम्पल की। अब उड़ीसा गवर्नमेंट ने उसको टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र कर दिया। अब दोस्तों इससे होगा कि सारी पावर, जो लैंड ओनरशिप की सारी पावर थी, वो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र हो गई। अब दोस्तों होगा क्या कि टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर आ गई टू सेल और लीज आउट टेम्पल लैंड विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अब टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन जगन्नाथ टेम्पल की जो लैंड है उसको सेल कर सकता है, लीज कर सकता है और ट्रांसफ़र ऑफ लैंड कर सकता है विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की कोई भी अनुमति लेने की ज़रूरत अब टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं है। अब दोस्तों ये अमेंडमेंट लाया क्यों गया है। अब दोस्तों देखा ये गया था कि जो टेम्पल की जो खुद की जो लैंड है उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, कुछ जगहों पे उसको अपनी पोजेशन में ले लिया था, जिसके कारण टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच करना पड़ता था फॉर सेल और ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, सेल के लिए और लैंड की ट्रांसफ़र के लिए, जो कि जगन्नाथ टेम्पल के यूज़ में नहीं आ रही। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल है, क्वेश्चन ऑफ द डे इज़ कि कितना समय लगता है एक जगन्नाथ यात्रा को पूरा होने में। A6, B7, C8, D9। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दे सकते हैं। अगर आप आंसर नहीं जानते तो वीडियो के अंत तक हम आपको उसका आंसर प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1954 है क्या। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1806 में ये एक्ट लाया गया था, जो कि रेगुलेशन के लिए होता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल, जो कि जगन्नाथ टेम्पल के लिए नियमों के रूप में यह लाया जाता है। और इसके अंडर देखा क्या जाता है, इसके अंदर कुछ रेगुलेशंस होते हैं, जो कि वहाँ पे श्रद्धाकारी जो आते हैं, जो भक्त जो आते हैं, उनसे टैक्स वसूला जाता था। अब दोस्तों होता क्या है, ब्रिटिश द्वारा एक पंडित को अपॉइंट किया जाता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के मैनेजमेंट के लिए, मंदिर के रख रखाव के लिए एक प्रीस्ट, एक पुजारी को अपॉइंट किया जाता है। और उसके 3 साल बाद जो उसकी पावर होती है, मंदिर की जो पावर होती है, वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है टू द किंग ऑफ द खोरदा। जो उस समय के जो खोरदा के किंग होते हैं उसको ये पावर सौंप दी जाती है। इन द कॉलोनियल गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रिटेन सम कंट्रोल, लेकिन अभी भी ब्रिटिश सरकार का उसमें कुछ कंट्रोल रहता है। और दोस्तों आफ्टर जो राजा की डेथ होती है, तो दोस्तों आफ्टर हिज डेथ द टेम्पल मैनेजमेंट वॉज पास्ड ऑन द क्वीन। तो दोस्तों राजा की जो वाइफ होती है, राजा की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को वो अधिकार सौंप दिए जाते हैं, उसके पास ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और दोस्तों रानी की मृत्यु के बाद जो टेम्पल के जो अधिकार होते हैं, उसके जो रख रखाव के जो नियम होते हैं, वो उसके ग्रैंडसन, उसके बेटे को सौंप दिए जाते हैं। और दोस्तों ये तब तक होता है जब देश आज़ाद नहीं होता। तो दोस्तों आज़ादी के बाद उड़ीसा गवर्नमेंट 1952 में एक एक्ट लेके आती है, जो कि पास हो जाता है, जो कि लागू होता है 1954 में। अब दोस्तों 1954 का एक्ट, जो कि उड़ीसा सरकार द्वारा 1952 में लाया जाता है और 1954 में पास होता है, उसमें कुछ प्रोविजंस कंटेन होते हैं, जैसे लैंड राइट ऑफ द टेम्पल, के टेम्पल का जो लैंड है उसके राइट्स, और मैनेजमेंट कमेटी के राइट्स, जो कि वहाँ पे सेवा करते हैं उनके राइट्स, और भी ऐसे राइट्स होते हैं जो उसमें कंटेन होते हैं, उसमें प्रोविजंस होते हैं। अब दोस्तों रिसेंट अमेंडमेंट जो हुआ है वो क्या कहता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुके हैं, जो रिसेंट अमेंडमेंट है वो लैंड रिलेटेड इशू को लेके था, जो कि सरकार ने डिसेंट्रलाइज कर दिया पावर को, जो कि अब टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर आ गई। अब दोस्तों टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को उड़ीसा गवर्नमेंट की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने डेलीगेटली पावर टू टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसर्न ऑफिसर फॉर द सेल और लीज ऑफ द लैंड इन द नेम ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, जो कि जगन्नाथ टेम्पल की जो लैंड थी अब उसको कैबिनेट ने
टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया। और दोस्तों पहले क्या होता था कि कोई भी अप्रूवल के लिए सरकार का गेट खटखटाना पड़ता था फॉर द एनी प्रोसेस थ्रू द सेल ऑफ लैंड की सेल करने के लिए, यूज़ करने के लिए, उसको अनयूज़ करने के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। टेम्पल विल ऑल्सो जनरेट एडिशनल कॉर्पस फंड। अब दोस्तों होगा क्या, टेम्पल की जो लैंड है अगर उसको लीज पे देंगे तो वो दोस्तों वो फंड भी इकट्ठा कर सकता है टेम्पल की रख रखाव के लिए। अब दोस्तों इस एक्ट का सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 कहता क्या है, दैट नो इमूवेबल प्रॉपर्टी टेकन पोसेसन ऑफ बाय द टेम्पल कमिटी शैल बी लीज आउट, मॉर्टगेज, सोल्ड और अदरवाइज अलाइंटेड एक्सपेक्टेड ऑफ द प्रीवियस सेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको पोजेशन में करने के लिए। अब दोस्तों कैबिनेट ने अप्रूव करके ये टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को इसका जो स्वामित्व है, इसकी जो ओनरशिप है वो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दी। अब इसके साथ वो लीज आउट करे, मॉर्टगेज पे दे, लोन पे दे और इसकी सेलिंग करे इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की, वो ओन बाय टेम्पल के द्वारा ओन की जाएगी, उनके द्वारा रख रखाव की जाएगी। अब दोस्तों जगन्नाथ टेम्पल की लैंड कौन परचेज कर सकता है। अब दोस्तों देखा यह गया है कि पूरे उड़ीसा के 24 डिस्ट्रिक्ट में जगन्नाथ टेम्पल की 60,426 एकड़ लैंड अभी तक मापी गई है। और दोस्तों जगन्नाथ टेम्पल की लैंड सिर्फ उड़ीसा तक सीमित नहीं है, उड़ीसा के बाहर भी इसकी लैंड है जो कि 395 एकड़ के आसपास है, जो कि वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और भी कई राज्यों में फैली हुई है। मगर दोस्तों देखा यह गया है कि 5 दशकों से 1954 के बाद जब से ये लागू हुआ है कानून, उस तब से देखा गया है 5 दशकों में इसकी जो लैंड है, जगन्नाथ टेम्पल की जो लैंड है वो कुछ लोगों द्वारा, इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशन द्वारा जब्त कर ली गई है, कब्जा कर ली गई है। अब दोस्तों टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आइडेंटिफाई करता है 2003 में लैंड को कि कहाँ हमारी लैंड किस किस लोगों द्वारा कब्जा की गई है। और दोस्तों वो प्रपोज करता है जिन्होंने लैंड ऑक्यूपाई की है, उनको बोलता है कि तुम ये लैंड बाय कर सकते हो और ये लैंड को लीज पे ले सकते हो फ्रॉम द टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन। अब दोस्तों इस एक्ट के पास उनसे होगा क्या, जिन्होंने अभी तक जगन्नाथ टेम्पल की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, जिन्होंने अपने मकान बना रखे हैं, अब जो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको एक ऑप्शन प्रोवाइड कराएगा कि आप इस ज़मीन को खरीद सकते हो, इसको ओन कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव नो राइट टू क्लेम ओनरशिप। आपके पास कोई अधिकार नहीं है इस भूमि पे ओनरशिप को क्लेम करने के लिए। और दोस्तों टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन आगे क्या करेगा कि वो अलाउ करेगा जो टेम्पल की जो ज़मीन है उसको बेचने के लिए अलाउ करेगा, जो कि अनयूज़ है, जो कि किसी यूज़ में नहीं आ रही टेम्पल के एलिजिबल पर्सन को, जो कि उस ज़मीन को लेने के लिए एलिजिबल है फॉर सेटिंग अप स्कूल्स, हॉस्पिटल लाइक। अब दोस्तों देखा यह गया है कि 2001 से लेकर 2010 तक टोटल 291 एकड़ लैंड जो है उसको सेटल कर लिया गया है, उसको बेच दिया गया है। और दोस्तों 2011 से 2021 तक अब तक टोटल लैंड जो 96 एकड़ है उसको अभी तक बेचा जा चुका है। और दोस्तों इन 20 सालों में जो इन लैंड को बेचने से जो अर्निंग हुई है टेम्पल की, वो दोस्तों 11 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है। और दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन वहाँ के जो लॉ मिनिस्टर है प्रताप जेना, वो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं असेंबली में, उड़ीसा की असेंबली में। अब दोस्तों जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन लिया है, इसको हिस्टोरिकल डिसीजन क्यों माना जा रहा है, तो दोस्तों पहले एक छोटे से लैंड को भी, जो कि जगन्नाथ टेम्पल की लैंड है, छोटे से लैंड को भी सेल करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट की अनुमति लेनी पड़ती थी, अप्रूवल लेना पड़ता था स्टेट गवर्नमेंट का। अब दोस्तों इसमें देखा क्या गया है, तो जो ये प्रोसेस था इसमें 2 या 3 साल लग जाते थे फॉर क्लियरेंस, जो कि लोगों के लिए जो वहाँ पे रहते हैं उनके लिए एक हर्डल, एक बाधा बन जाते थे। तो दोस्तों 2003 के बाद जो यूनिफॉर्म पॉलिसी आई थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे थे जो कि अपने पिताजी के और उनसे भी पहले के जनरेशन के लोग रह रहे थे, एंड हैड अप्रोच द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द सेल और ट्रांसफ़र ऑफ द लैंड। वो स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच करते थे लैंड की ट्रांसफ़र के लिए, सेल के लिए, लेकिन उसमें प्रोसेस इतना लंबा होता था कि उसमें 2 या 3 साल लग जाते थे ट्रांसफ़र के लिए। इसी के कारण ये जो अमेंडमेंट हुआ है टेम्पल एक्ट में, इसको एक हिस्टोरिकल डिसीजन माना जा रहा है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस मूव के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है सी। जी हाँ दोस्तों, 8 दिन, एक जगन्नाथ यात्रा को पूरा होने में 8 दिन लगते हैं। अब दोस्तों जो ये जगन्नाथ यात्रा शुरू होती है, ये आपने ज़्यादातर देखा होगा ये जून और जुलाई के महीने में ही होती है। और दोस्तों ये जब स्टार्ट होती है, जो इसका स्टार्ट का दिन होता है वो होता है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तारीख को, द्वितीय तिथि ऑफ द शुक्ल पक्ष ऑफ आषाढ़ मंथ, एंड कंक्लूड 8 डे लेटर ऑन, 10वीं तिथि को ये ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपकी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।